लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग में संगोष्ठी, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और क्लिनिकल ट्रायल की दी जानकारी। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के जैव प्रौद्योगिकी विभाग में आयोजित संगोष्ठी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स में साइंटिस्ट डॉक्टर गौरी मिश्रा ने बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और उनके क्लिनिकल ट्रायल के बारे में जानकारी दी। विप्रो की डील एग्जीक्यूशन मैनेजर अक्षता कपूर ने एआई इन बायोटेक्नोलॉजी पर विचार रखे। उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक लेबोरेटरी के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अरुण मिश्रा ने फॉरेंसिक की केस स्टडीज के बारे में जानकारी दी। विभागाध्यक्ष डॉक्टर शुभा द्विवेदी ने बताया कि यह संगोष्ठी रिसर्च आधारित कोर्स डेवलपमेंट के साथ व्यावसायिक शिक्षा और इंडस्ट्री में उपयोग पर आधारित रही। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता और कुलपति प्रोफेसर दीपक शर्मा ने संगोष्ठी के सफल आयोजन के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को बधाई दी। संगोष्ठी में स्कूल ऑफ साइंस की डीन प्रोफेसर विनीता शुक्ला, माइक्रोबायोलॉजी विभाग की प्रमुख आभा वर्मा और आईक्यूएसी प्रमुख वत्सला तोमर आदि उपस्थित रहीं। संगोष्ठी की संयोजक हिमांशी चौधरी और पूजा शर्मा के साथ आयोजन में डॉक्टर ऋतु, डॉक्टर सुनीति, डॉक्टर अमित, दीपाली, इफ्रा, ज्योति, रिशांत, नितिन, संजना, कामाक्षी, मोनिका आदि ने विशेष सहयोग किया। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में नहीं किया बदलाव। गवर्नर बोले महंगाई बढ़ने का खतरा टला नहीं। रिजर्व बैंक ने नए वित्त वर्ष की पहली मीटिंग में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 5.25% पर बरकरार रखा है। इससे लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई में भी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इससे पहले फरवरी में भी रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया था। रिजर्व बैंक जिस रेपो रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। जब रेपो रेट घटता है तो बैंक इस फायदे को ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। वहीं रिजर्व बैंक गवर्नर के अनुसार महंगाई में फिर से उछाल आने का खतरा अभी टला नहीं है। खराब मौसम और बेमौसम बारिश की वजह से फल, सब्जियों और अनाज की कीमतों में बढ़ोतरी होने की आशंका बनी हुई है। फिलहाल आरबीआई रुको और देखो की नीति अपना रहा है। सीएम ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से दाखिल किया नामांकन। भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से होगा मुकाबला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से बतौर तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करीब 800 मीटर पैदल मार्च किया। नामांकन के बाद ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने बंगाल को निशाना बनाया है। हम दिल्ली को टारगेट करेंगे, संभाल लेना। ममता बनर्जी 3 बार विधायक रही हैं और इस सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से है। शुभेंदु अधिकारी ने पिछले सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया था। भवानीपुर में दूसरे और अंतिम चरण में 29 अप्रैल को मतदान होना है। मेरठ की पूर्व सांसद मोहसिना किदवई का निधन, दिल्ली के अस्पताल में ली आखिरी सांस। मेरठ से 2 बार सांसद रही कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। मोहसिना किदवई मेरठ की पहली और अब तक की अकेली महिला सांसद रहीं। वर्ष 1980 और 1984 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर मोहसिना किदवई सांसद बनी। 1 जनवरी 1932 को बाराबंकी में जन्मी मोहसिना किदवई 2004 से 2010 और 2010 से 2016 तक राज्यसभा की सदस्य भी रही। मोहसिना किदवई की गिनती नेहरू गांधी परिवार के करीबी नेताओं में होती थी। उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शहरी विकास, पर्यटन, परिवहन और ग्रामीण विकास जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली थी। अमेरिका ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर, पाकिस्तान में 10 अप्रैल को होगी दोनों पक्षों में वार्ता। मिडिल ईस्ट में आखिरकार स्थायी शांति की उम्मीद जग गई है। अमेरिका और ईरान 2 हफ्ते के युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। यह फैसला उस समय हुआ जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को पूरी तरह नष्ट करने के लिए दी गई डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। इस समझौते के तहत ईरान होर्मुज जलडम भूमध्य को फिर से खोल देगा और 10 अप्रैल को पाकिस्तान की राजधानी
इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता में शामिल होगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि 2 सप्ताह के युद्ध विराम को स्वीकार कर लिया है, लेकिन ये वार्ता युद्ध के अंत का संकेत नहीं देती। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स के 3 ईरानी अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके अनुसार ईरान ने पाकिस्तान के 2 हफ्ते के युद्ध विराम प्रस्ताव को आखिरी समय में चीन के हस्तक्षेप के बाद स्वीकार किया। चीन ने ईरान को लचीलापन दिखाने और तनाव करने को कहा था। वहीं ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर का ऐलान होते ही कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी कमी आई। ब्रेंट क्रूड लगभग 15% की गिरावट के साथ 94.82 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। ईरान अमेरिका सीज फायर के बाद शेयर बाजार में लौटी रौनक, 3000 अंक तक चढ़ा सेंसेक्स। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद घरेलू शेयर बाजार में बड़ी तेजी आई। इस दौरान सेंसेक्स 3000 अंक चढ़कर 77,600 पर कारोबार करता नजर आया, तो निफ्टी 900 अंक की बढ़त के साथ 24,000 के लेवल पर पहुंच गया। इस बीच ऑटो, रियलिटी और बैंकिंग शेयरों में ज्यादा खरीदारी के साथ सरकारी बैंकों के इंडेक्स और मेटल इंडेक्स में 3% से ज्यादा तेजी आई। वहीं एशियाई बाजारों में साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 6.35% की बढ़त लेकर 5,843 पर, जापान का निक्केई 5.12% उछाल के साथ 56,166 पर और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 2.85% चढ़कर 25,832 पर आ गया। इसके साथ ही चीन का शंघाई कंपोजिट 1.92% बढ़कर 3,964 के लेवल पर पहुंच गया। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच आई तेजी, सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल। घरेलू सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी आई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव बढ़कर 1,52,068 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,51,469 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 2,44,443 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।